विवेकानंद केंद्र की ओर से विवेकानंद जयंती पर आयोजित किए कार्यक्रम स्वामी जी के जीवन चरित्र पर डाला प्रकाश। स्वामी श्री अनुभवानंद जी महाराज का 41वां वर्षीय कार्यक्रम संपन्न। संतजनों ने डाला स्वामी जी के जीवन चरित्र पर प्रकाश। एक एच के दवा काउंटरों पर नहीं मिलते फार्मासिस्ट, रोगियों व परिजनों को लगाने पड़ रहे हैं चक्कर। और बिचौली तालाब की जलकुंभी ने रोकी परदेसी पावनों की राह। बिचौली तालाब में अब तक नहीं पहुंचे विदेशी पक्षी। नमस्कार, जे स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पंवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी शाखा ब्यावर की ओर से गुरुवार को स्वामी विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य में अजमेरी गेट स्थित सुभाष सर्किल पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। गुरुवार को दोपहर 12 बजे से आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ यादराज कुमावत तथा प्रोफेसर नरेंद्र सिंह ने स्वामी विवेकानंद तथा मां भारती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित करते हुए माला पहनाकर किया गया। शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अतिथियों ने स्वामी विवेकानंद के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए उनके द्वारा पूर्व में की गई 3 भविष्यवाणियों के बारे में बताया। अतिथियों ने बताया कि स्वामी जी ने अपनी भविष्यवाणियों में भारत देश की आजादी के 50 वर्षों बाद पुनः अपने स्वरूप में आना, चीन को सोता हुआ राक्षस बताना तथा तीसरी भविष्यवाणी में भारत को पुनः विश्व गुरु बनने की जानकारी दी थी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अन्य वक्ताओं ने भी स्वामी जी के जीवन आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने का आह्वान किया। इस दौरान कार्यक्रम स्थल पर रखे स्वामी जी के आदमकद कटआउट्स के साथ लोगों ने सेल्फी ली। कार्यक्रम स्थल पर स्वामी जी के जीवन चरित्र पर आधारित साहित्य की पुस्तकें भी रखी गई, जिन्हें लोगों ने खरीदा। इस मौके पर गंगा भीषण सोनी, अशोक खंडेलवाल, कैलाशनाथ शर्मा, डॉक्टर नरेंद्र सिंह आनंद, मुकेश पांडे, पारसमल चावला, संतोष कुमार दगदी तथा घनश्याम तंवर आदि उपस्थित थे। वर्तमान में मौसम में प्रतिदिन बढ़ रही ठंड के कारण जिला कलेक्टर अजमेर की ओर से 9 से 12 जनवरी तक घोषित किए गए अवकाश के आदेशों से संशय की स्थिति पैदा हो गई है। जिला कलेक्टर के आदेशों से बड़े भाइयों की तो मौज हो गई, लेकिन छोटे भाइयों को मारे ठंड के ठिठुरना पड़ रहा है। दरअसल जिला कलेक्टर अजमेर की ओर से जारी निर्देशों में ठंड के मौसम को देखते हुए जिले भर में कक्षा 1 से 5वीं तक के स्कूली बच्चों के लिए अवकाश घोषित कर दिया गया, लेकिन उक्त आदेशों में आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों के लिए कोई निर्देश तथा हवाला नहीं होने के कारण आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों को भरी ठंड में भी ठिठुरते हुए केंद्र पर पहुंचना पड़ रहा है। हालांकि अभिभावक सर्दी को देखते हुए बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं, लेकिन इसका खामियाजा केंद्र संचालिका तथा सहायकों को भुगतना पड़ रहा है। भरी ठंड में भी आंगनबाड़ी केंद्र खुल रहे हैं, लेकिन बच्चे नहीं आ रहे हैं। जब संचालिका तथा सहायिका बच्चों के घर तक पहुंचती है तो अभिभावक उन्हें झिड़की देकर वापस भेज देते हैं। अभिभावकों का कहना है जब स्कूल बंद है तो केंद्र कैसे खुल रहे हैं। ऐसी स्थिति में केंद्र संचालिकाओं के सामने संकट खड़ा हो गया है। अगर ऐसी स्थिति में अगर विभाग की ओर से निरीक्षण किया जाता है तो बच्चों की अनुपस्थिति पाए जाने पर उसका खामियाजा भी संचालिका तथा सहायिका को ही भुगतना पड़ेगा। शहर के आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 33 की संचालिका श्रीमती मधु शर्मा ने बताया कि उक्त सेंटर पर 33 के अलावा संख्या 4 व 5 भी मर्ज है। यहाँ पर तीनों केंद्रों के करीब 60 बच्चे पंजीकृत है, लेकिन ठंड के कारण एक भी बच्चा स्कूल नहीं आ रहा है। घर जाने पर अभिभावक उन्हें उलाहना देकर वापस भेज देते हैं। श्रीमती शर्मा ने जिला कलेक्टर से मांग की है कि जब भी स्कूल की छोटी क्लास के बच्चों की छुट्टी की जावे तो उसमें आंगनबाड़ी केंद्रों को भी शामिल किया जावे। घरों में सब बच्चों को ला कर के यहाँ सर्दी में बिठाते हैं और बच्चों को सिखाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उनके परिवारों से जब बच्चों को लेने जाते हैं तो हमारे को शिकायत करते हैं कि मैडम स्कूलों की छुट्टी पड़ी हुई है, आपकी आंगनवाड़ी की छुट्टी क्यों नहीं पड़ती है। तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा कहना पड़ेगा कि हमारे भी आगे इस बात को पहुँचाया जाए कि इन मासूम बच्चों की भी छुट्टियाँ घोषित की जाए।
देश भर में शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत डाककर्मियों की 15 सूत्री मांगों को लेकर विगत 2 दिन से की गई हड़ताल बुधवार शाम को समाप्त हो गई। सांकेतिक हड़ताल के समाप्त होने के बाद गुरुवार सुबह सभी हड़ताली कर्मचारी अपने काम पाठ पर लौटे। कर्मचारियों के काम पर लौटने के बाद मुख्य डाकघर सहित ग्रामीण क्षेत्र के सभी डाकघरों में सभी व्यवस्थाएं पूर्व की भांति सुचारू हो गई। विगत 2 दिनों से शहर के मुख्य डाकघर में डाक का ढेर लगा हुआ था। काम पर लौटते ही कर्मचारियों ने डाक की छटनी शुरू की तथा डाक को अपने गंतव्य पर भेजने का काम शुरू किया। कर्मचारियों के काम पर लौटने के बाद सुने पड़े मुख्य डाकघर में रौनक लौट आई। मालूम हो कि विगत 2 दिनों से शहरी तथा ग्रामीण डाक सेवक अपनी वाजिब 15 सूत्री मांगों को लेकर सांकेतिक हड़ताल पर चल रहे थे। नववर्ष के दूसरे सप्ताह में भी सर्दी का असर होने के कारण कपड़ा बाजार भी गर्माने लगा है। शहर में नेपाली बाजार तथा लुधियाना मार्केट में उपलब्ध तरह तरह के कपड़ों की ओर युवा आकर्षित हो रहे हैं। युवा कपड़ा खरीदने में अपना पॉकेट का ख्याल रख रहे हैं। कपड़ा व्यापारी भी युवाओं की बढ़ती डिमांड के मुताबिक नए डिजाइन व रंग के आधार पर ही अपने शोरूम में कई तरह के आइटम स्टॉक कर रहे हैं। इस समय लोगों की जैसी मांग है उसके तहत नई वैरायटियां बाजार में दुकानों पर देखने को मिल रही है। बाजार में वर्तमान में बढ़ती कपड़ों की कीमतें ग्राहकों को चिढ़ा सी रही है, लेकिन फैशन के दौर में लोग इनकी ओर कतई भी ध्यान नहीं दे रहे हैं और खरीदारी भी खूब जमकर हो रही है। धीरे धीरे अपना असर दिखाते हुए बढ़ रही सर्दी के मद्देनजर शहर के बाजारों में कपड़ा व्यापारियों ने कई नई तरह की वैरायटियां मंगा ली है जो युवाओं को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। इसमें ब्लेजर, जर्सी, स्वेटर, जैकेट, टी-नेक, पुल-आउट, ट्राउजर आदि कई अन्य वैरायटियां हैं जिन्हें दुकानदारों ने अपनी दुकानों में स्टॉक कर लिया है। फैशन के दौर में गारंटी व कीमतों की परवाह नहीं। इस समय युवा कलरफुल दिखने के लिए ऊंची कीमतों पर भी गर्म कपड़ों को खरीद रहे हैं। इसके लिए मॉल और बाजारों में लगे मार्केट में स्थित दुकानों पर रखी गर्म कपड़ों की वैरायटियां युवाओं को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। युवा भी इन्हें खरीदने में अपनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। मालूम हो कि माह दिसंबर के अंत तक सर्दी का असर कम हो गया था, जिसके कारण गर्म कपड़ा मार्केट में सुस्ती छा गई थी, लेकिन नववर्ष के पहले दिन से ही पड़ रही सर्दी के कारण अब एक बार फिर कपड़ा मार्केट में उछाल आ गया है। शहर के राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय के निःशुल्क दवा काउंटरों पर फार्मासिस्टों के नहीं मिलने के कारण रोगियों तथा उनके परिजनों को एक से दूसरे दवा काउंटर के बीच चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। कई बार तो हालात यहां तक पहुंच जाते हैं कि रोगियों को किसी भी काउंटर पर दवा नहीं मिल पाती है, जिसके कारण उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार तो परेशान रोगी बिना दवा लिए ही वहां से लौट जाते हैं। गुरुवार को भी अस्पताल के दवा काउंटर संख्या 2 पर यह नजारा देखने को मिला। अस्पताल खुलने के करीब 1 घंटे तक काउंटर पर फार्मासिस्ट नहीं पहुंचा, साथ ही काउंटर से हेल्पर भी नदारद रहा, जिसके कारण रोगियों तथा उनके परिजनों को लंबा इंतजार करना पड़ा। काफी देर तक इंतजार करने के बाद दवा लेने वाले दूसरे काउंटर पर पहुंचे, लेकिन वहां पर संबंधित दवा उपलब्ध नहीं होने की बात कहते हुए उन्हें वहां से वापस भेज दिया गया। इस संदर्भ में जब जानकारी चाही गई तो पाया गया कि काउंटर पर तैनात फार्मासिस्ट आज अवकाश पर है, जिसके स्थान पर किसी अन्य को नहीं लगाया गया, जिसके चलते यह परेशानी खड़ी हो गई। जानकारी यह भी मिली है कि काउंटर पर कार्यरत हेल्पर भी वहां पर मौजूद नहीं था, जिसके कारण रोगियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। मालूम हो कि अस्पताल प्रशासन की ओर से संचालित किए जा रहे सभी निःशुल्क दवा काउंटरों पर प्रतिदिन रोगियों को इधर से उधर चक्कर कटवाए जाते हैं। सभी काउंटरों पर यह दवा यहां पर उपलब्ध नहीं है की बात कहते हुए रोगियों को दूसरे काउंटर पर भेज दिया जाता है, जिसके कारण उन्हें अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। निःशुल्क दवा काउंटरों पर व्यवस्थाओं को लेकर अस्पताल के डिप्टी कंट्रोलर डॉक्टर अग्रवाल से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि वर्तमान में फार्मासिस्टों की कमी चल रही है, लेकिन व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए अवकाश की स्थिति में संबंधित काउंटर पर फार्मासिस्ट की व्यवस्था की जाएगी, ताकि रोगियों तथा परिजनों को किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। सर्वश्री माझी के निर्देशानुसार हमने सभी फार्मासिस्ट के मैंने 14 पॉइंट में इनको नोटिस जारी कर दिया था। दिशा निर्देश भी प्रदान किए गए थे जो उच्च अधिकारियों ने दिए गए कि आधा घंटा पहले खोलना, आधा घंटा बाद में बंद करना। इसके अलावा उनको सारा रिकॉर्ड अपडेट रखना, सभी दवाइयाँ एक ही काउंटर पर रखना, कोई दवाई नहीं उपलब्ध हो ऐसा नहीं करना, चिकित्सकों को हमेशा सोमवार को उनको लिस्ट जारी करना। ऐसे करके हमने करीब 14 पॉइंटों की इनको दिशा निर्देश के हमने प्रति कागज नोटिस के रूप में दिया है। लेकिन हमें अभी शिकायत मिली है इनकी कि ये कुछ डीडीसी काउंटर पे फार्मासिस्ट या हेल्पर ये लापरवाह हैं।
समय से खोलते नहीं है, जल्दी बंद करके चले जाते हैं, सभी दवाइयाँ उपलब्ध नहीं कर देते, किसी काउंटर पर लाइन ज़्यादा होती है, किसी पर नहीं होती है, दवाइयाँ नहीं रखते हैं। ये हमें शिकायत मिली है, शिकायत का निराकरण हम इन पर कार्रवाई कर रहे हैं। पहले भी हमने नोटिस निकाले थे, पीएमओ साहब ने भी एक आज ही नोटिस एक और निकाला है इनको। हर काउंटर पे जो मेन स्टोर में उपलब्ध दवाइयाँ, सारी दवाइयाँ उपलब्ध होनी चाहिए। कोई भी पेशेंट किसी पर्टिकुलर सेंटर पे जाने के लिए नहीं कहना चाहिए, ऐसा बिल्कुल हमने मना कर दिया। स्वामी ब्रह्मानंद सत्संग मंडल की ओर से टाटगढ़ रोड स्थित ब्रह्मानंद धाम में स्वामी श्री अनुभवानंद जी महाराज की 41वीं वर्षीय कार्यक्रम हर्षोल्लास व धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। वर्षीय कार्यक्रम की कड़ी में गुरुवार सुबह संत प्रवचन तथा आम भंडारे का आयोजन किया गया। प्रातःकालीन सत्र में आयोजित प्रवचन कार्यक्रम में महामंडलेश्वर कपिल मुनि ने स्वामी अनुभवानंद जी महाराज के जीवन चरित्र तथा उनके आदर्शों पर प्रकाश डालते हुए उनके जीवन आदर्शों को जीवन में आत्मसात करने का आह्वान किया। इस दौरान सत्संग मंडल की ओर से बाहर से पधारे संत जनों का बहुमान किया गया। इसी क्रम में दोपहर में धाम में आम भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे में बड़ी संख्या में शहरवासियों ने भाग लेकर प्रसाद ग्रहण किया। भंडारे के दौरान स्वामी ब्रह्मानंद सत्संग मंडल के अध्यक्ष गणपत लाल सर्राफ, मंत्री नरेंद्र झंवर, प्रचार मंत्री शिवचंद्र लड्ढा, रमेश शर्मा, बालकिशन गुप्ता, मदन मोहन मोदी, सत्यनारायण अग्रवाल, डॉक्टर के मिश्रा, राम प्रसाद मित्तल सहित अन्य ट्रस्टियों ने व्यवस्थाओं में सहयोग दिया। डिजिटल युग में जहां एक और हर काम कंप्यूटर के माध्यम से हो रहा है, सरकार के सभी विभागों में भी सभी काम कंप्यूटरीकृत हो चुके हैं। ऐसे में प्रदेश सरकार के वन विभाग को अब जाकर कंप्यूटर की सौगात मिली है। ब्यावर के क्षेत्रीय वन विभाग कार्यालय में अब एक कंप्यूटर विभाग की ओर से उपलब्ध करवाया गया है। अब कंप्यूटर के माध्यम से विभागीय सूचनाओं का आदान प्रदान होगा। वन मंडल के रेंजर मुल्के सालवान ने बताया कि लंबे समय से वन मंडल कार्यालय से आधुनिक सुविधाओं की मांग की जा रही थी, अब जाकर विभाग की ओर से कंप्यूटर उपलब्ध हो पाया है। सालवान ने बताया कि शीघ्र ही विभाग की सभी सूचनाओं तथा जानकारियों को कंप्यूटर पर अपलोड किया जाएगा ताकि इनका आदान प्रदान त्वरित गति से हो सके। सभी विभागों को हाईटेक करने के लिए सरकार की योजना है, उसके हिसाब से कंप्यूटर यहाँ आ गए हैं। अब RS1 से जोड़ने के लिए SDM साहब को भी लिख रहे हैं, उनसे निवेदन कर रहे हैं कि RS1 से इसको जोड़ दिया जाए, इससे विभाग जो है ब्यावर रेंज भी ऑनलाइन हो जाए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ब्यावर जो है ये भी ऑनलाइन हो जाए, तो एक सुविधा मिल जाए उसको ऑनलाइन को जवाब देना वगैरह। खबरों में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। शहर के सुभाष उद्यान में स्थित बिचौली तालाब में अपने पैर पसार चुकी जलकुंभ जलीय जीव जंतुओं के जीवन के लिए तो खतरा बनी हुई है, वहीं दूसरी ओर इसके पानी से उठती दुर्गंध से आमजन भी परेशान है। इतना ही नहीं, तालाब में अपने पांव पसार चुकी जलकुंभी भी अब विदेशी पक्षियों की राह में भी रोड़ा बन गई है। मालूम हो कि हर वर्ष दिसंबर माह के तीसरे सप्ताह से बिचौली तालाब में विदेशी पक्षियों की चहल पहल शुरू हो जाती है। सैकड़ों मीलों का सफर तय करने के बाद विदेशी पक्षी यहां पर प्रजनन के लिए पहुंचते हैं, लेकिन इस वर्ष जनवरी माह का दूसरा सप्ताह शुरू हो गया है, लेकिन अब तक साइबेरिया, अमेरिका सहित अन्य देशों से आने वाले सारस, फ्लेमिंगो सहित अन्य पक्षी नजर नहीं आ रहे हैं। हर वर्ष यहां पर आने वाले पक्षियों की अटखेलियां देखने के लिए सुबह सुबह तालाब के पाल पर बच्चों तथा आम शहर वासियों का जमावड़ा लगा रहता है, लेकिन इस वर्ष उनके हाथ सिर्फ निराशा ही लग रही है। उधर पक्षी विशेषज्ञ तथा पक्षी प्रेमियों का भी मानना है कि जलकुंभी के कारण विदेशी पक्षियों के लिए बिचौली तालाब अब उचित स्थान नहीं रहा है, क्योंकि जलकुंभी के कारण अब तालाब में साफ व स्वच्छ पानी नहीं रहा है और स्वच्छ पानी के अभाव में तालाब में जलीय जीव जंतु पनप नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण सैकड़ों मील दूर से आने वाले पक्षियों को यहाँ पर सहज भोजन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण भी अब विदेशी पक्षियों की आवाजाही यहाँ पर नहीं हो रही है। पक्षी प्रेमियों ने नगर परिषद प्रशासन पर बिचौली तालाब की सुध नहीं लेने का आरोप लगाया है। हालांकि एक बार फिर से नगर परिषद प्रशासन की ओर से बिचौली तालाब से जलकुंभी निकलवाने का काम शुरू कर दिया है।
शहर के मुख्य बाजार में जाल की तरह फैली विद्युत लाइन को अंडरग्राउंड किए जाने को लेकर विद्युत निगम की कई माह पूर्व मुख्यालय को भेजे गए प्रस्ताव को अब तक मंजूरी का इंतजार है। बिहार विद्युत वितरण निगम की ओर से मुख्यालय को लगभग 2 करोड़ 37 लाख रुपए का प्रस्ताव बनवाकर भिजवाया जा चुका है। प्रस्ताव में शहर के चांगेर से तेजाब चौक तक विद्युत लाइन को अंडरग्राउंड करने का प्रस्ताव बनाया गया था, जिसमें शहर मुख्य बाजार में से गुजर रही 11 केवी की विद्युत लाइनों को अंडरग्राउंड किया जाना था। निगम की ओर से यह प्रस्ताव शहर वासियों की तरफ से लगातार की जा रही मांग में बढ़ती जनसंख्या के चलते बाजार में ट्रैफिक व पार्किंग व्यवस्था की बिगड़ती को देखते हुए बनाया गया है। निगम की ओर से बनाए गए प्रस्ताव में चांगेर से तेजाब चौक पर लगभग 1.25 किलोमीटर लंबे मार्ग के ऊपर से गुजर रही 11 केवी लाइन को अंडरग्राउंड किया जाना प्रस्तावित था। विद्युत वितरण निगम की ओर से IPDS इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम के तहत करवाए जाने की मांग की थी। शहर के पाली बाजार में पिछले कुछ सालों में ट्रैफिक व पार्किंग व्यवस्था एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। निगम की ओर से बनाए गए प्रस्ताव पर मुहर लगने के बाद अंडरग्राउंड होने से मुख्य बाजार में लगे विद्युत पोल हटेंगे, जिसके बाद मुख्य बाजार में काफी स्थान खाली होने के बाद पार्किंग व्यवस्था में काफी सुधार आने की संभावना है। शहर के मुख्य बाजार से गुजर रही विद्युत लाइनों के अंडरग्राउंड होने से मुख्य बाजार में भविष्य में विद्युत संबंधी हादसों की संभावना दूर होगी। गौरतलब है कि फिलहाल मुख्य बाजार में कई स्थानों पर लगे ट्रांसफार्मर के चलते बाजार में विद्युत लाइनों का जाल सा बिछा हुआ है। मुख्य बाजार में अंडरग्राउंड केबल होने से मुख्य बाजार में विद्युत लाइनों के चलते होने वाले हादसों की संभावना कम होगी। नारी शक्ति संगठन की ओर से मारवाड़ी नौहरे में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के दौरान गुरुवार को भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के साथ साथ गोवर्धन पूजा का प्रसंग भी बहुत सुंदर वर्णन किया गया। इस दौरान कथा व्यास पंडित शक्तिदेव शास्त्री ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पूजा कराकर संदेश दिया कि हमें प्रकृति की भी पूजा करनी चाहिए। महाराज ने बताया कि गौ माने ब्राह्मण, गाय और प्रकृति होता है, अतः हमें प्रकृति की पूजा करनी चाहिए, न कि प्रकृति से छेड़छाड़। गौ, ब्राह्मण तथा प्रकृति का शोषण करने के बजाय उनको बढ़ावा देना चाहिए, लेकिन वर्तमान में तीनों का शोषण किया जा रहा है। शास्त्री जी ने बताया कि हमें आज गाय को बढ़ावा देना चाहिए। व्यक्ति को अपने जीवन काल में कम से कम एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए। महाराज ने कहा कि जिसने अपने जीवन में वृक्ष नहीं लगाया उसे अपने अंतिम संस्कार में लकड़ी इस्तेमाल करने का कोई अधिकार नहीं है। कथा के दौरान महाराज ने बड़े ही सुंदर भजन सुनाकर श्रोताओं को आनंदित कर दिया। कथा के अंत में प्रतिदिन की भांति कथा में संबंधित प्रश्न पूछे गए तथा सही जवाब देने वाले को पुरस्कृत भी किया गया। कथा के दौरान नारी शक्ति संगठन के पदाधिकारियों, सदस्यों के साथ साथ बड़ी संख्या में शहर के गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। मधुरकाशीन मंडल द्वारा नेहरू गेट बाहर स्थित गीता भवन में आज श्रीमद् भागवत कथा के पंचम दिवस व्यासपीठ पर विराजमान मधुरकाशीन स्वामी राजनीशानंद महाराज ने पूतना उद्धार की कथा का वर्णन किया। इस दौरान महाराज ने बताया कि वामन अवतार में राजा बलि की पुत्री रत्नमाला ही इस जन्म में पूतना बनकर आई थी। संत ने कथा के दौरान पूतना वध, शक्तासुर वध तथा तृणाव्रत वध की कथा विस्तार से सुनाई। स्वामी जी ने बताया ऋषि शांडिल्य नंद बाबा के तथा गर्गाचार्य ऋषि यदुवंशी के कुल गुरु थे। ऋषि गर्गाचार्य ने ही रोहिणी के पुत्र का नाम बलराम तथा माता यशोदा के पुत्र का नाम कृष्ण रखा। माखन चोरी की लीलाओं का वर्णन करते हुए प्रभु की कृपा का दिग्दर्शन कराया। महाराज ने श्री कृष्ण की अनेकानेक बाल लीलाओं का वर्णन कर गीता भवन में हर्षोल्लास का वातावरण बना दिया। सुखदेव जी कहते हैं, इन बाल लीलाओं के श्रवण से मन पवित्र होता है। भगवान कहते हैं, ज्ञानी पुरुष मेरी आत्मा है, लेकिन प्रेमी पुरुष मेरे परमात्मा है, मैं उनकी पूजा करता हूँ। कथा के दौरान गोवर्धन लीला की जीवंत झांकी भी सजाई गई। भगवान के 56 भोग में 211 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया गया। कथा के प्रारंभ में आज के यजमान गोविंद गोयल, कृष्ण कुमार गोयल ने दीप प्रज्वलित कर भागवत जी एवं व्यासपीठ का पूजन किया। कथा के दौरान राम प्रसाद मित्तल, ओम प्रकाश दगदी, प्रहलाद जालानी, जुगल बंसल, रामचंद्र भाटी, अनिल फतेहपुरिया, कविता गोयल तथा श्रद्धा गोयल आदि उपस्थित थे। शहर के विजयनगर रोड सूरज कॉलोनी स्थित महाकालेश्वर महादेव मंदिर में आयोजित श्री राम कथा के दौरान कथावाचक संत अर्जुन राम महाराज ने भगवान श्री राम और हनुमान जी के दिव्य वचनों की प्रस्तुतियां देते हुए श्रोताओं को कथा का रसपान करवाया। इस दौरान संत ने बताया कि गुरु मुनि विश्वामित्र के साथ अयोध्या आए। राजकुमार राम तथा लक्ष्मण जब सीता स्वयंवर देख रहे थे और कोई राजकुमार जब धनुष भंग नहीं कर पाया तो उन्होंने राम को धनुष भंग करने का आदेश दिया। उधर गुरु का
आदेश मिलते ही भगवान श्री राम ने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई तथा धनुष को खंड खंड कर दिया। धनुष भंग होते ही जय अयोध्यानाथ के जयकारों से पूरा पांडाल गूंज उठा। इस दौरान जब धनुष भंग की जानकारी परशुराम को हुई तो वे क्रोधित हो उठे। भगवान परशुराम के क्रोध के बाद लक्ष्मण तथा परशुराम में जमकर संवाद हुआ। संवाद के दौरान दोनों में जमकर व्यंग्य बाण चले। संवाद के बाद सीताजी ने भगवान श्री राम को वरमाला पहनाकर उन्हें पति के रूप में चुना। कथा के दौरान नगर परिषद सभापति श्रीमती कमला दगदी, आयुक्त सुखराम खोकर सहित अन्य ने कथावाचक संत अर्जुन राम महाराज को माला पहनाकर स्वागत किया। गुरुवार को कथा के दौरान एडवोकेट कमलाचार्य, गोवर्धन सिंह भाटी, नौरत नेनीवाल, हीरालाल जांगीर, विजय चौपन, ललित छिपा, राजेश साहू, ओम प्रकाश वैष्णव, प्रभु सिंह रावत, इंद्रचंद साहू, महेंद्र कोठारी, संतोष डागा, शिव खींची, रंजीत सिंह, लाला वैष्णव, महेंद्र प्रजापत आदि सहित शहर के विभिन्न महिला शक्ति मंचों और युवा संस्थाओं के सदस्यों के अलावा शहर के गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। प्रेम प्रकाश आश्रम में सदगुरु स्वामी टेऊराम महाराज की चौथ शुक्रवार को धूमधाम से मनाई जाएगी। प्रेम प्रकाश आश्रम के संत शंभूलाल साई ने बताया कि शुक्रवार शाम को 4 बजे नंदनगर दरबार में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर नंदनगर गली संख्या 2 का नामकरण स्वामी शांति प्रकाश मार्ग होने पर नामकरण पट्टिका का अनावरण भी किया जाएगा। शाम 5 बजे से दरबार में सत्संग और उसके बाद भंडारे का आयोजन किया जाएगा। प्रचार प्रमुख नरेंद्र जयसवानी ने बताया कि नामकरण पट्टिका अनावरण की तैयारियों को लेकर संत शंभूलाल साई ने प्रेम प्रकाश मंडल की बैठक ली तथा कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर जिम्मेदारियां सौंपी। इस अवसर पर सुंदर वासवानी, रामचंद्र भोजवानी, केशव कंजानी, कमल चंचलानी, हरीश लालवानी सहित अन्य गणमान्य बंधु उपस्थित रहे। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। विवेकानंद केंद्र की ओर से विवेकानंद जयंती पर आयोजित किए कार्यक्रम, स्वामी जी के जीवन चरित्र पर डाला प्रकाश। स्वामी श्री अनुभवानंद जी महाराज का 41वां वर्षीय कार्यक्रम संपन्न। संतजनों ने डाला स्वामी जी के जीवन चरित्र पर प्रकाश। एकेश के दवा काउंटरों पर नहीं मिलते फार्मासिस्ट, रोगियों व परिजनों को लगाने पड़ रहे हैं चक्कर। और बिचौली तालाब की जलकुंभी ने रोकी परदेसी पावनों की राह। बिचौली तालाब में अब तक नहीं पहुंचे विदेशी पक्षी।